मैंने पूछा एक छात्र से, शून्य की किसने खोज की? आर्यभट्ट बोला तपाक से। फिर पूछ उठा, सर ये सोच उसे किसने दी? उसके इस प्रश्न पर भैया मैं तो मौन था। सवाल ये कौन था, वो कौन था, वो कौन था? फिर उसका जवाब आया, सर खोजा होगा काम आने वाले रिश्तों को बुरे दौर में, और शून्य की खोज की होगी किसी और ने। आपकी गणित की जानकारी थोड़ी न्यून है, आज के इस दौर में लगता आप भी भाव शून्य है, आज के इस दौर में लगता आप भी भाव शून्य है। क्या बात है। वैसे भावों से शून्य नहीं बल्कि 100% रहने वाले हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत सिंह, जो कि टीचिंग का काम करते हैं, यानी कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में आप एज ए टीचर काम करते हैं, लेकिन कविता इनमें है या ये कविता के प्यार में पड़े, इसके बारे में हम जानेंगे। फिलहाल अभी ढेर सारा स्वागत है डॉक्टर प्रशांत आपका थैंक यू हमारे द सुधांशु शो में। तो पहला सवाल, आप कविता में गए या कविता आप में आई? ये प्यार कैसे शुरू हुआ? आप तो ऐसे पूछने लग रहा है कविता कोई संज्ञा है। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। एक मैं सोचता हूँ कविता होती क्या है। मेरे गुरुजी हैं तो वो कहते हैं कविता जो है वो शब्दों का चयन मात्र नहीं है, वो शब्दों के बीच की रिक्तता है जो हमें सोचने पे विवश करती है। तो जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हुई, जैसे 9/11 आपका 26/11 इंसिडेंट्स हुए, तो मैं कह सकते हैं कि एंटी टेररिज्म और इन सब विषयों पे मैंने लिखना शुरू किया। बाद में क्या हुआ, वीर रस की कविताओं से शुरुआत हुई, फिर शादी हो गई, उसके बाद मैं हास्य विधा में आ गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आफ्टर मैरिज हुआ है मेरे में। तो क्या जो आपकी पत्नी है वो वीर रस को प्रधानता देती है या फिर हास्य रस में? आप हास्य रस में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? नहीं, मेरे जीवन की सारी वीरता समाप्त हो चुकी है, आप कह सकते हैं मैं वीर नहीं। अब हास बचा, जो चीज आदमी जिसके पास जिस चीज की कमी होती है उसी को तलाशता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यानी कि आपने ये मान लिया है कि आप अब हास्य कवि हैं और आपकी पत्नी वीर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताएं कि पहला मंच जी आपने कब साझा किया, किस उम्र में? पहला मंच अगर मैं याद करूं तो मैंने शुरुआत की थी बीएचयू में, जो वहाँ के यूथ फेस्ट होते हैं स्पंदन, तो मैंने वहाँ पे संचालन किया था। एक साइंस फेस्ट हुआ करता था आकांक्षा, वहाँ भी मैंने लगातार 5-6 साल वहाँ भी संचालन किया है। और फिर काशी के मंचों पे जैसे महामूर्ख मेला है, उलूक महोत्सव है, तो इसमें काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो धीरे धीरे मंच बढ़ते गए और अभी मैं जुड़ा हुआ हूँ, कई बड़े बड़े मंचों से मैं जुड़ा हूँ। अभी मैंने हाल में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू में कार्यक्रम करवाया है, बनास लिट फेस्ट से भी मैं जुड़ा हूँ, और काशी कला कस्तूरी है उससे मैं जुड़ा हूँ। तो बहुत संस्थाएं हैं जिससे मैं जुड़ा हुआ। और बाहर में कहाँ तक आप अपनी कविताओं का पाठ करते? बाहर मैं शैलेश लोढ़ा जी थे, उनका शो था वाह भाई वाह, उसमें मेरे 3 एपिसोड उसमें थे। और विभिन्न न्यूज़ चैनल्स यहाँ पे EBP न्यूज़ के प्रोग्राम्स में गया हूँ, आज तक में गया हूँ, टाइम्स नाउ, नव भारत में गया हूँ, कई कार्यक्रम रहे हैं। और आपके जो बड़ी कंपनीज होती है नाल्को, ONGC, NACL, तो इन सब कंपनीज में जाता रहता हूँ। तो ये बताएं कि आप तो वैसे बहुत खूबसूरत कविताएं लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आपको जो कविता बहुत ज़्यादा पसंद आती है? मेरी पसंदीदा कविता अगर मेरी है कोई लगती है तो मुझे नुक्कड़ का नंदू। एक्चुअली मैं पेशे से शिक्षक हूँ, मैं कह सकता हूँ शिक्षा पेशा नहीं रहा मेरे लिए कभी जी। तो गणित विषय मेरा फेवरेट विषय रहा है, तो कुछ उस पर मुझसे कहा गया गणित विषय पे कुछ लिखिए सबसे पहले। तो मैं सोचा कि गणित पे क्या लिख सकता हूँ, तो उस पर गणित विषय पे हास्य कविता लिखना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने लिखा कि गणित वणित के सूत्र सब बिल्कुल हैं बेकार, प्रेम में कब होता भला 2-2 मिलके 4। और मेरी पत्नी हिंदी की हैं, तो इनके लिए मैं क्या लिखता था, मैंने कहा कि कैसे प्रेम के पाठ में नंबर अव्वल आए, एक हिंदी की साधिका दूजा गणित पढ़ाए। तो दोहे भी मैंने लिखे। तो और लेकिन अब जो आजकल जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है तो उस पर मेरी रचना है नुक्कड़ का नंदू।
तो वो कुछ इस प्रकार थी कि गुरु परंपरा जब तक थी भारत की पहचान, गुरु से बना विश्व गुरु, भारत देश महान, और कालखंड में मैं काले ने किया अलग प्रयोग, शिक्षा शिक्षा ना रही बन गई उद्योग, और उद्योगों का मूल जब स्वार्थ पूर्ति होती है, आने वाली हर पीढ़ी तब शिक्षा को ढोती है, आने वाली हर पीढ़ी तब शिक्षा को ढोती है। तो कौन सी पीढ़ी है वो नुक्कड़ का नंदू, वो नुक्कड़ का नंदू, वो दीनू दिहाड़ी, वो गली का गोपी, वो पप्पू पनवाड़ी, वो बाजू का बनिया, वो लल्लू लोहार, वो गधा, वो धोबी, वो कल्लू कुम्हार, वो चाय वाला चंदू, वो झब्बन का झाड़ू, वो मल्लू का मामी, सुरेंद्र का साढ़ू, वो आदिल के अब्बा, वो जुम्मन की अम्मी, वो नईकी पतोहिया जेकर नाम हो निम्मी, सबन के शिक्षा कहानी के देखा, शिक्षा भी नईकी पुरानी के देखा, सबके सब गदेलन के हाके पड़े हैं और कोचिंग की दिशा में बस झाके पड़े हैं। और बात कैसी होती है आजकल कि वो गुप्ता का पोता, वो शर्मा का नाती, वो पड़वा का बेटवा जौन रहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे, तकिया चादर बिछौना के नोचे। बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी, स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी, भूलकर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी, पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है और खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है, असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहाँ तो कोचिंगों की सट्टी लगी है। तो आजकल दिक्कत ये हो गई, हम बच्चों पे अपेक्षाओं का बोझ डालते हैं। कोचिंग अच्छा कार्य भी कर रही है, लेकिन ये नहीं है मुझे जीवन में सफलता पानी है मैं कोचिंग में चला जाऊं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये चयन करना होगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा आईएएस बने, मेरा बच्चा पीसीएस बने या डॉक्टर बने, और इतना बोझ उसके ऊपर डालते हैं कि वो बोझ तले दब जाता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कि दर्शकों से यही अनुरोध है मेरा कि अपने बच्चों को स्वच्छंद होकर जीने दें, उन्हें पढ़ाएं, लेकिन आप ये मत निर्धारित करिए कि आपको यही बनना है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात, और निस्संदेह आपकी बात हमारे जितने श्रोता और दर्शक हैं उन तक पहुंचेगी। अच्छा ये बताएं डॉक्टर प्रशांत कि आपने जो अपनी कविताओं को की शुरुआत की, तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए, इंस्पिरेशन बनारस में ही आप हास्य के बहुत बड़े धुरंधर गुरु सुदामा तिवारी जी, जिनको हम लोग साढ़ बनारसी के, उनको मैं बचपन से सुनता था। मेरे पिताजी से भी उनसे मित्रता थी उनसे, तो मैं सुनता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे और मैं जुड़ना चाहता था। तो आप कह सकते हैं मेरा अनुजी भाई दमदार बनारसी हैं, तो उनके साथ भी मंच साझा करने का मौका मिला, गुरु से मैं जुड़ पाया। तो धीरे धीरे आप यही कह सकते हैं, जिनको मैं इंस्पिरेशन समझता था उनके साथ जुड़ता गया, उनसे सीखता गया। तो और जो न्यू कमर्स हैं जो कविता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश हमारे चैनल उनके लिए यही संदेश है कि आप कविता लिखने का प्रयास मत करिए। अगर कविता आपके अंदर, आप कह सकते हैं वो पोटेंशियल है, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। आप प्रयास करेंगे कविता लिखने का तो आप नहीं लिख पाएंगे। उस पर मैं यही कहता हूँ कि न मिल सका रदीफ न ही काफिया मिला, न तो कहन में जब्त न ही जाबिया मिला, चाहा सदा लिखा करूँ मैं प्रेम गीत पे, किस्मत से मुझे हर दफा बस मर्सिया मिला। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, अभी आपने जो अपने हिंदी वाली मैडम की बात बताई थी, अच्छा जी, आपकी धर्मपत्नी, जी 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 जी, उनका कितना सपोर्ट रहता है आपकी कविताओं उनका में? बहुत सपोर्ट रहता है। वो मुझे विषय देती हैं तो मैं लिख पाता हूँ। यानी कि वो वीर रस से के माध्यम से देती हैं जी जी जी, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। एक्चुअली वो हिंदी की हैं, तो जो हमारे कविताओं में जो व्याकरण की अशुद्धियाँ हैं वो भी सुधार देती हैं वो काफ़ी हद तक। और लेकिन हाँ, पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट नहीं उनका, डीप इंटरेस्ट रहा, तो लेकिन ये कविताओं में स्टैंड अप कॉमेडी में उनकी रुचि है, तो सुधारती रहती है कि हाँ ये आप गलत कर रहे हैं, आपका एक्शन ऐसा होना चाहिए, पोस्चर ये होना चाहिए, तो सुधारती रहती है। मतलब पूरा और आप भी जान लीजिए, जीवन में सिर्फ एक पत्नी ऐसी होती है जिससे आप हर रोज सीख सकते हैं। क्या चीज है? जीवन में एकमात्र पत्नी होती है जो जीवन में आपकी शिक्षिका बनी रहेगी, और आपको छात्र बन के ही जीना है अगर आप सुखी रहना चाहते हैं। तो वैसे मैं हूँ भी सरकारी मास्टर, तो मैं यही कहता हूँ कि पढ़ा रहता हूँ घर में सरकारी फाइल की तरह, बदलता था गर्लफ्रेंड में भी मोबाइल की तरह, और हालात हो गए हैं मेरे फिलिस्तीन जैसे, और पत्नी डराती है मुझे इजराइल की तरह। वाह 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 वाह, क्या बात है, बड़ा सामरिक गतिविधियों वाला आपका कविता है। अच्छा ये बताएं कि हमारे चैनल के माध्यम से जो न्यू कमर हैं, जी जी जी, उनके लिए आप कोई संदेश? संदेश ये है कि आप कभी भी
किसी भी सरकार या किसी जाति, किसी धर्म, किसी के पक्ष में मत लिखिए, आप वही लिखिए जो सच्चाई हो। और आजकल में बड़ा कंट्रोवर्शियल देख रहे हैं आप, सरकारी पोएट हो गए हैं लोग। जैसे मैं यही कहूँगा कि बहुत से पोएट्स ऐसे आप लिखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ इस दल या इस पार्टी या इस सोच से प्रभावित है। पहले के कवि हुआ नीरज हुआ करते थे, और जितने हमारे दिनकर जी हुआ करते थे, वो सरकार के अगेंस्ट भी लिखा करते थे। जी जी। जैसे अगर हम पूरा मान लें हम चाटुकारिता में लग जाएं, तो ये जो नई विधा शुरू हुई है ये गलत है थोड़ा। मुझे ये लगता है कि जैसे आजकल बिल्कुल वैसी ही स्थिति हो गई है। कवि, आप बुरा मत मानिएगा, कवियों की बिल्कुल ऐसी ही स्थिति होती जा रही है कि जैसे पुराने जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, वो अपने दरबार में कुछ दरबारी कवि रखते थे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो मर्जिया की तरह से गा करके अपने राजा के लिए सुनाते थे, उनके शान में कसीदे पढ़ा करते थे। बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि किस तरह से होता जा रहा है। बिल्कुल काव्य क्षेत्र भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ है। तो उस पर मैंने यही एक हुआ था कि अभी हाल में ही राम मंदिर मेरा बना, हम लोग सब लोग वहाँ गए, दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मुझसे पूछा गया कि आपका रामराज तो आ गया, तो उस पर मैंने लिखने का प्रयास किया कि रामराज असल में है क्या, तो राम क्या है। तो उस पर मैंने लिखा भी था कि राम कौन थे। ये राम सागर की विशालता का दम्भ तोड़ते चले, पहाड़ों पे राम लिखा छोर जोड़ते चले, और नल नील वानरों संग खड़े एक पैर पर पत्थर जुड़ते चले समुद्र पर तैर कर। राम स्वयं खड़े हुए कुछ सोचकर विचार कर, फेंकने लगे पत्थर जो डूब गए हार कर। राम इस दृश्य पर पूर्णतः मौन थे, सोचा जो तैर रहे वो कौन है, जो तर गए वो कौन थे। कपीश मुस्कुराने लगे प्रभु के संताप पे, फिर दिया जवाब थोड़ा तोल थोड़ा नाप के। हनुमान जी बोलते हैं, हे प्रभु अपने विचारों को आप सही मोड़ दे, डूबना है नियति राम जिसे छोड़ दे। वानरों में जोश था, लंका में हाहाकार था, राम ही खबर बने चैनल ना अखबार था। राक्षसों का डर रावण गए देखने, पत्थरों पे दशानन लिखा वो भी लगे फेंकने। वो भी तैरने लगे न जाने किस भाव से, सबको लगा चमत्कार हुआ दशानन के प्रभाव से। यह सब जानकर मंदोदरी डरने लगी, और रावण समक्ष जाओ प्रश्न करने लगे। मंदोदरी पूछती है, हे प्राणनाथ आप दोनों के चमत्कार का कुछ तो संबंध है, भक्ति है, भाव है, किया क्या प्रबंध है। तीनों लोग थर्राते थे रावण के प्रताप पे, संसार नतमस्तक हुआ रावण के जवाब पे। दशानन बोलते हैं, हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, पहाड़ों से बस इतना कहा तैर जा, तुम्हें राम का है वास्ता। राम मरहम बने अहिल्या के घाव पर, राम अश्रु बने शबरी के भाव पर। राम सेतु बने वंचित और समाज मद, राम सेतु बने वनवास और राजमद। आज युद्ध हो रहा धर्म और धाम पे, वोट भी मांगे गए राम के नाम पे, और संस्कार अशोक वाटिका में आज नजर बंद है। समाज फूल है, कोरोना मकरंद है, और कोरोना मारीच है, महंगाई मेघनाथ है, राम हम स्वयं है, और लक्ष्मण कर्म बन साथ है, और शेषनाग वॉरियर्स बन उठाए सबका भार है। और कोविड में जिसने ऑक्सीजन पहुंचाया वही पवन पुत्र अवतार है, और राम साधना भी है, राम ही साध है, और जो काशी अयोध्या में दिख रहा है ना वही रामराज है, वही रामराज है। तो रामराज हमेशा रहा है, राम किसी न किसी रूप में हमेशा रहेंगे, चाहे किसी की सरकार आती रहे, चाहे कोई भी रहे। बहुत खूबसूरत। वैसे हम इस बात का बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं आपकी बात से कि आपने बिल्कुल हास्य रस के कवि होकर के आपने बिल्कुल इमोशनल कर दिया। और अब चूंकि समय की बाध्यता है, तो मैं चाहूँगा कि चलते चलते वीर रस से परिवर्तित हुए हास्य रस के कवि हमारे द सुधांशु शो के दर्शकों को 2 लाइन सुनाएं। 2 लाइन। अच्छा। रिश्ते नाते सब दफन हो गए, जनाजे खातिर कंधे भी तंग हो गए, और तंग दस्ती ऐसी शमशान में लकड़ियां नहीं, फेसबुक के कमेंट्स ही कफन हो गए। इस दौर का शायद जिम्मेदार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। वाह वाह। बस यही मेरा अनुरोध सबसे है कि आप कुछ अच्छा हो तो अच्छा लिखें, कुछ बुरा हो तो उसके अगेंस्ट भी लिखें। बस ये है कि आप सच लिखें। बहुत खूबसूरत। तो आपने डॉक्टर प्रशांत, आपने हमें वक्त दिया, द सुधांशु शो के दर्शकों से रूबरू हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आज हम लेते हैं अब डॉक्टर प्रशांत जी से विदा। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ, तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार। थैंक यू सर।